हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया। उसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट मास? बिल्कुल करेक्ट, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आता ही है और मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम इक्विवेलेंट मास को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसे ही हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। बस मोलर मास की जगह आप क्या रख दो, इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर आपको पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। एक तो वो फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर अगर हम इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिखें तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमने देख ली थी, दो फॉर्मूले हमने डिराइव भी कर लिए थे। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज एक और नई टर्म को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, क्योंकि उसका भी यूज़ हमारे इस चैप्टर में आने वाला है। हम डिफाइन करते हैं नॉर्मेलिटी क्या होती है, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मेलिटी आपके मोलरिटी जो होती है, ठीक है ना, उसी की सिस्टम मान लीजिए आप। ठीक है ना, वैसे ही रहती है ये भी। मोलरिटी तो आपको पता होगा मोलरिटी क्या होती है। देखिए मोलरिटी की अगर हम बात करें, मोलरिटी मोलरिटी क्या होती है अगर हम डिफाइन करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। क्लियर है? अगर ये आपको पता है तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ, सही, इक्विवेलेंट। तो अगर नॉर्मेलिटी अगर हमें डिफाइन करनी है तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, दोनों सही है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट लिख लिया, आप कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी लिखना हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। क्लियर है? सेम उसी तरीके से नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स की जगह आप क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? हम पैरेलल चल रहे हैं ताकि दोनों आप क्या कर सको, कंबाइन कर सको। ठीक है ना, समझने में आसानी रहती है। मान लो कभी भूल जाओ तो इससे आप डिराइव भी कर सकते हो इसके फॉर्मूले। ठीक है ना, चलिए ये तो हुई किसकी बात, मोलरिटी के। यहाँ से हमें जो चीज़ काम में आती है, दैट इज इसी का मोल का हमने एक और फॉर्मूला देखा था। अगर हमें मोल निकालने होते थे तो हम क्या करते थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम कैसे निकालते थे, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, m इंटू वी लीटर में। ठीक है,
जब भी मिक्सिंग वगैरह के क्वेश्चन करते तो हम लिखते थे M1V1 इक्वल टू M2V2, इस टाइप के क्वेश्चन। आई थिंक अगर थोड़ा बहुत याद हो आपको तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है M इंटू वी। हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे कम काम में आता है। हमारे जो काम में आता है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए आपका, लीटर में। तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है किसके लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, सेम इसी तरीके से जैसे हम मोल्स के लिए निकालते थे। नेक्स्ट, अगर यहाँ वॉल्यूम आपका लीटर में दिया हो, लीटर में दिया हो तो मोल्स आते थे, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम मिली लीटर में दिया हुआ तो यहाँ पर मिली मोल्स आते हैं। क्या आते हैं, मिली मोल्स। तो अगर मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट बोले तो वो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में रहेगा, यहाँ पर मिलीलीटर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेम इसी तरीके से यहाँ अगर वॉल्यूम ml में दिया होगा तो इक्विवेलेंट की जगह आपको क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, या आप डायरेक्टली लिखिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स, MEQ इसे बोल सकते हैं, MEQ मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, पर वॉल्यूम किस में रहेगा आपके, ml में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है फाइनल जो अपने को ध्यान रखना है कि कैसे हम इक्विवेलेंट याद करते हैं या कैसे मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं। नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में। अगर ml में है तो मिली इक्विवेलेंट, और अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो आपको इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसे एक बार नोट कीजिए। क्लियर है, चलिए आई होप ये क्लियर होगा। तो ये फॉर्मूला है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट्स, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में दे दो आप। क्लियर है, बाकी ये तो आप पढ़ चुके हो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। क्लियर है, 1 मिली कितना होता है ये तो पता होगा आई थिंक आप लोगों को। नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, 1 मिली कितना होता है, 10⁻³ के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो अगर 1 मिली इक्विवेलेंट बोला तो 10⁻³ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, आप चाहो तो लिख भी लो, 1 मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू 10⁻³ इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ 1 मिली मोल्स कितना हो जाएगा, 10⁻³ मोल्स। यहाँ अगर आप लिखना चाहो 1 मिली मोल इक्वल टू 10⁻³ मोल्स। क्लियर है, चलिए इस पर मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स in 50 ml of 0.5 N means normal NaOH aqueous solution। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसके लिए आपको इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है, तो हमारे पास निकलेंगे क्या, सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट्स। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किसमें, ml में। तो 0.5 इंटू 50 कितना होगा, 0.5 मीन्स हाफ, तो 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25
मिली इक्विवेलेंट्स, ये आपके पास आए हैं मिली इक्विवेलेंट। अगर क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट पूछा रहता तो ये आपका आंसर सही होता, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। कैसे निकालेंगे हम, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ, तो ये हो जाएंगे आपके इक्विवेलेंट्स। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 0.025 इक्विवेलेंट्स के बराबर। क्लियर है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। क्लियर, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन से इस पर पूछे जाते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूला आ गए, वो तीनों मैं आपको एक बार समरी फॉर्म में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी रहे। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो जो 3 फॉर्मूला हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो 3 फॉर्मूले हमारे पास आए हैं, दैट वन, फर्स्ट वन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स से याद रखो, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये अपने पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों एक ही है, दैट इज गिवन इक्विवेलेंट मास को अगर मैं लिखूं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये दूसरा फॉर्मूला है जो हमने निकाला था। तो अगर जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम में लेना है, या फिर वैसे ये ज़्यादा काम में आता है हमारे लिए मास के कंपैरिजन में, क्योंकि मोल्स निकालना आसान रहता है हमारे लिए, ठीक है ना, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर करके हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। या फिर थर्ड फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू, आपके पास जो अभी आया दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होगा, ये आपके लीटर में। क्लियर है, या फिर अगर ml में हो तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 4 फॉर्मूले हैं आपके पास, और चारों आप बना सकते हो कभी भी, अगर भूल जाओ तो भी, आई एम श्योर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो आपके सामने कोई रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, जैसे N1A प्लस N2B, it gives you N2C N3C प्लस N4D, ठीक है। इस टाइप की मान लो आपको कोई एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, क्या कहता है, सिंपल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इस रिएक्शन के लिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, मतलब जितने ए के इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे रिएक्शन में, उतने ही इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट करेंगे। क्लियर है, और इससे जो बनेंगे आपके पास सी और डी, उनके इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी।
ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट का, कि जो भी आपके रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उनके सबके इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन, एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए N2 + 3H2 इट गिव्स यू ट्वाइस NH3। ठीक है, मान लो आपको इसका 56 ग्राम दिया है N2 का। ठीक है, और आपको बताना है रिएक्शन में कि H2 का कितना ग्राम इसमें यूज होगा या कंज्यूम होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, कैसे कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखते थे कि 1 मोल N2 का रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ, मतलब 1 मोल N2 किसके साथ रहेगा, 3 मोल H2 के साथ। यहाँ से अगर हम N2 का मोल निकालें, मोल्स N2 के कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, 56 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है, 28, दैट इक्वल टू 2। मतलब नाइट्रोजन के अपने पास कितने मोल हैं, 2 मोल है। ठीक है, अब 1 मोल N2 से ये बनता है कितना, 3 मोल H2, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल H2, 6 मोल H2, मतलब कितना काम में आएगा अपने रिएक्शन में, कितना काम में आएगा, 6 मोल। यहाँ से इसका अगर हम मास निकालें क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। H2 का मोलर मास कितना होता है, 2, तो 6 इंटू 2 12 ग्राम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से कि अगर 56 ग्राम N2 हमने लिया है तो हमें 12 ग्राम H2 लेना पड़ेगा ताकि हमें 2 मोल किसके मिल सके, अमोनिया के मिल सके। ठीक है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था मोल वाला। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट से सोल्व करके देखते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दिस इज फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। और इसी चीज को मैं आपको बताता हूँ इसके जरिए। तो इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ N2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2, और उसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, छोड़ दो, हमें देखना है H2, और करना भी चाहो तो इक्विवेलेंट ऑफ NH3 कर दो आप। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है H2 का मास कितना आना चाहिए। ठीक है, N2 का हमें दिया है, इससे हम निकालते हैं। देखिए इक्विवेलेंट ऑफ N2, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, बिल्कुल सही। मास कितना दिया है, 56 ग्राम, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना है इसका, 28, डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब निकालते हैं N2 का एन फैक्टर। देखिए N2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन आपका किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3, 0 से -3, 3 का चेंज इंटू 2, क्योंकि N2 है तो 6, तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितना आया, 6। एन फैक्टर ऑफ N2, आगे हम इसको लिख देंगे, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2। मास ऑफ H2 हमें निकालना है, नहीं पता, हमने W लिख दिया, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास टू मोलर मास, दैट इज 2, डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ H2। H2 का एन फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +1 में है, 0 से गया +1, 1 का चेंज इनटू 2 हाइड्रोजन है 2, तो एन फैक्टर आया H2 का कितना, 2। क्लियर, इसको रखिए यहाँ पे वैल्यू 56 डिवाइड बाई 28, ये एन फैक्टर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम। N2 का एन फैक्टर हमने कितना किया, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू वेट ऑफ H2, वेट ऑफ H2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाई H2 का एन फैक्टर कितना है, 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2,
ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू आएगी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 14 टू या 28 इंटू 2 कितना होता है 56, 6 इंटू 2 12, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वेट ऑफ H2 कितना आ गया 12 ग्राम। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल तरीका आपको लगता है कि होगा, बट ऐसा नहीं है। छोटी कैलकुलेशन है, हो जाएगा, लेकिन जब लेंदी कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन आएगी, बड़ी रिएक्शन आएगी, तब आप फिर इस तरीके से नहीं कर पाओगे। तब आपको इस मेथड को काम में लेना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम H2 का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में आएगा आपका सेम ही आंसर। क्लियर है। चलिए, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसमें मान लो एक पॉइंट हम लिखते हैं, इफ ए सब्सटेंस A react with two substances B and C, then एक सब्सटेंस A वो रिएक्ट करता है B के साथ भी और C के साथ भी। क्लियर है। यहाँ क्या था, A केवल B के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, A B के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और C के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो इसके इक्विवेलेंट होंगे, अब वो 100% B की तरफ नहीं रहेंगे, ना उसके इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके जो इक्विवेलेंट होंगे वो उसका कुछ पोर्शन B में भी रिएक्ट करेगा और उसका कुछ पोर्शन C में भी रिएक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ C। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो जब हम इन सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो जो छोटे छोटे फॉर्म है उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इन सब के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आगे अपने आप सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी एक एक करके आप समझते हुए जाइए बस कि अच्छा ऐसे होता है। क्लियर है। चलिए, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मान लो A प्लस बी रिएक्ट करता है और आपके प्रोडक्ट फॉर्म होता है C प्लस डी। ठीक है, और यही C आगे फिर से रिएक्शन करता है किसी E के साथ और आपके F फॉर्म करता है प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, जिसमें एक का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करता है। ठीक है, और उससे फिर नया प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B, या फिर हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C, इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ D। क्लियर है। इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ E
विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एफ। तो जब आपके पास इस टाइप की सिक्वेंशियल रिएक्शंस आ जाती है, तब हमें अगर मान लो इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसके बारे में हमें पता करना हो, तो हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट को मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम मिला के क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए will be equal to equivalent of B will be equal to equivalent of C will be equal to equivalent of D will be equal to equivalent of E will be equal to equivalent of F। पहली चीज, तो जब भी हमें मान लो इसका कोई ग्राम दे दिया या इसके मोल दे दिए और आपको पूछ लिया इसका ग्राम कितना बनेगा, तो अब नॉर्मल मेथड होता तो आप क्या करते कि इससे पहले बनाते सी, उसके कितने मोल बनेंगे, फिर सी को यहाँ रखते, फिर यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करते, आपकी स्टेप बढ़ती। ठीक है, अब हम यहाँ इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्विवेलेंट ऑफ एफ, और एक ही स्टेप में हम आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तो चलो ठीक है, 2 स्टेप है, मान लो 4 स्टेप होती तो क्या आप मोल कॉन्सेप्ट से सी, फिर सी से डी, एफ, जी और फिर लास्ट में किसी एच का या एक्स का आप निकालते रहते मोल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने के लिए आप मोल कॉन्सेप्ट को काम में नहीं ले सकते। हाँ, छोटा है, 1 लाइन का है, हो सकता है मोल से तो करिए, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो कंडीशन है इक्विवेलेंट, ये सब इक्वल होंगे कब, ओनली जब यहाँ पर C और यहाँ पर जो C है उसका जो n फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर और यहाँ पर जो C हमने काम में लिया है उसका n फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इक्विवेलेंट को क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कब है, ओनली इफ n factor of C, n factor of C in reaction 1 will be equal to the n factor of reaction 2। ठीक है, मान लो ये आपके पास रिएक्शन फर्स्ट है और ये आपके पास रिएक्शन सेकंड है, तो दोनों में आपका C जो आगे जा रहा है उसकी बात करें, मान लो यहाँ D होता और यहाँ D होता। ठीक है, तो D आगे जा रहा है तो n फैक्टर D का सेम होना चाहिए दोनों जगह। ठीक है ना, मतलब जो आगे बढ़ा रहा है रिएक्शन को उसका n फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, इसको चलिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अदरवाइज तो आपको ये समझ में बिल्कुल आने वाला है नहीं, मुझे पता है। ठीक है ना, एग्जांपल देखते, देखिए I- रिएक्ट करता है आपके MnO4- के साथ में। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है आपका I2 और Mn2+। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम देखें I2 रिएक्ट करता है फिर H2O3 2- के साथ में, और प्रोडक्ट फॉर्म होता है आपका फिर से I- प्लस H4O6 2-। ये मान लो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपकी सेकंड रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लो आपको निकालना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ I विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। ठीक है, पहली बात तो ये, यहाँ के आप इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हो, यहाँ के भी आपस में इक्विवेलेंट कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को आपस में अगर आपको लिंक करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो I2 है आपका, इसका और इसका n फैक्टर
क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनका इसका और इसका एन फैक्टर सेम है तब आप इन सब को आपस में क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, अदरवाइज इक्वल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो I2 का पहले एन फैक्टर देख लेते हैं। 0 से गया आपके -1, मतलब कितने का चेंज, 1 इंटू 2 आयोडीन है तो 2, तो यहाँ पर I2 का एन फैक्टर कितना है, 2। क्लियर, चलिए यहाँ I2 का एन फैक्टर देखते हैं। 0 से गया 1, -1 में गया तो चेंज कितने का, 1 का। 1 इंटू आयोडीन कितने हैं, 2, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो यहाँ पर भी आयोडीन का एन फैक्टर कितना है, 2। मतलब दोनों जगह आयोडीन का I2 का एन फैक्टर कितना है, 2 है, सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि equivalent of I minus will be equal to equivalent of MnO4 minus will be equal to equivalent of I2, and this equivalent of I2 will be equal to equivalent of H2O3 2 minus will be equal to equivalent of S4O6 2 minus। ये सब हम इक्वल तभी कह सकते हैं जब दोनों का एन फैक्टर क्या हो, सेम हो। क्लियर है। अब मैं वो केस आपको बताता हूँ जहाँ पर एन फैक्टर सेम नहीं हो। ठीक है, एक बार आप इसे तब तक नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सा केस है जहाँ पर एन फैक्टर सेम नहीं हो तो क्या होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है ना, I माइनस प्लस MnO4 माइनस इट गिव्स यू I2 प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर। सेकेंड रिएक्शन में I2 ये करता है OH माइनस के साथ, मान लीजिए प्रोडक्ट फॉर्म होता है I माइनस प्लस IO3 माइनस। क्लियर। अब चलिए, अब अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन, ये तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन, ये आपकी सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। ठीक है, ये तो हुए फर्स्ट रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस और IO3 माइनस। ये मैं सेकेंड रिएक्शन के लिए लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो वो भी लिख लो, I माइनस भी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस। ठीक है, ये मैं सेकेंड रिएक्शन के लिए लिख सकता हूँ। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, ये इक्विवेलेंट इसके इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये जितने भी इक्वल हैं सब इसके इक्वल होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा इस I2 के एन फैक्टर पर। अगर यहाँ I2 का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू equivalent of OH minus will be equal to I minus and will be equal to equivalent of IO3 minus। बट हम चेक कर लेते, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। 0 से गया -1, कितने का चेंज, 1 इंटू 2, यहाँ एन फैक्टर आएगा 2, अभी हमने निकाला ये जस्ट। ठीक है, यहाँ 0 से गया आपके -1 में कितने का चेंज, 1 इंटू 2 दैट इज 2, एक तो आया 2। यहाँ से आपका 0 से +5 में गया, कितने का चेंज, 5 का चेंज, इंटू 2 दैट इज 10। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है,
कौन सी रिएक्शन है? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, जिसमें एक ही एटम का क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्लियर है? तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसका I2 का एन फैक्टर निकालना है हमें, तो क्या होगा? N1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 10, ये किसके इक्वल आएगा? 20 डिवाइड बाई 12, 20 डिवाइड बाई 12 कितना होगा? 5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ एन फैक्टर कितना आ रहा है आपके पास? 5/3, और यहाँ एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब एन फैक्टर दोनों के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम इसको इसके इक्वल या इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट के इक्वल, इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट के इक्वल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, जैसा हमने लिखा है वो करेक्ट है, बट आप इसके ज़रिए इनके इक्विवेलेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो फिर, ठीक है ना? आप इनको कभी भी इक्वल नहीं करोगे, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए, बाकी आगे जब क्वेश्चन वगैरह में आएगा तो मैं फिर से बात कर लूँगा, ठीक है ना? ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? चलिए, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, ओके, तो देखिए, आज हमने अपने चैप्टर या अपने लेक्चर में बात की नॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है? हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के 3 फॉर्मूले देख लिए हैं, ठीक है? तीनों आपको ध्यान रखने हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास कर दो, या फिर मोल्स इंटू एन फैक्टर कर दो, या फिर आपका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, ठीक है? वॉल्यूम लीटर में है तो आपको इक्विवेलेंट मिलेंगे, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कि क्वेश्चन में इक्विवेलेंट पूछा है या मिली इक्विवेलेंट पूछा है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है? उसके बाद हमने बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को भी एकदम छोटा कर देता है, ठीक है? अगर आप इसको सही ढंग से यूज़ करना सीख जाओगे तो, ठीक है? तो इसमें भी अलग अलग केस मैंने आपको बताए, बिल्कुल सिंपल है। जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एक रिएक्शन में, उन सब के इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? बाकी मोल्स वगैरह से क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है थोड़ा लेंदी पड़े, छोटा क्वेश्चन है, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? उसी का ये सेकंड वर्जन है, सेकंड पार्ट है, मोल कॉन्सेप्ट का ही सेकंड पार्ट होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन या फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। दोनों से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई है उनको एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? कौन सी रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, कैसे हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।